बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर मींस स्टिफनेस ऑफ शोल्डर जॉइंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जनरल ओवरव्यू। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल केस प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ डेट केस, हम किस तरह इसको मैनेज करते हैं, और इनमें हमारे साथ है रेफरेंसेस अबाउट दिस लेक्चर। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इज अ थिकनिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ क्रेनियोह्यूमरल जॉइंट with restricted active and passive range of motion। फ्रोजन शोल्डर में या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में हमारे साथ होती है थिकनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसकी वजह से हमारे साथ मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड होती है, बोथ एक्टिव मूवमेंट्स भी और पेसिव मूवमेंट्स जो हम करते हैं वो भी रेस्ट्रिक्टेड होती है इन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। तो हमारे साथ क्वेश्चन बनती है कि व्हाट इज जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल हमारे साथ एक डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होती है जिसके दो मेम्ब्रेन्स होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन और फाइब्रस लेयर, और दूसरा हमारे साथ है मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन है, इसकी दो मेन फंक्शन है। एक हमारे साथ प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी को, दूसरा हमारे साथ प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। तो हमारे साथ जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन देती है टू द जॉइंट। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये हमारे साथ सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड्स, और इसी वजह से लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट हमारे साथ होती है, फ्रिक्शन डिक्रीज होती है इन जॉइंट विद मूवमेंट्स। और दूसरे जो फंक्शन है ये हमारे साथ प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जॉइंट। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हमारे साथ बेसिकली टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसकी हमारे साथ नो नोन काज होती है। इसकी काज मालूम नहीं होती, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादातर होती है बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। जो हमारे साथ बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है उसी वजह से ज्यादातर होती है। सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, इसकी मेन वजह हमारे साथ होती है या रोटेटर कफ इंजरी होगी, सब एक्रोमियल इम्पेंजमेंट होगी, या इसके अलावा हमारे साथ ट्रोमा भी हो सकती है टू द शोल्डर जॉइंट। उसकी वजह से हमारे साथ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकती है। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे साथ शोल्डर जॉइंट कैप्सूल है। ये कैप्सूल हमारे साथ एवरी साइनोवियल जॉइंट से रोटेट होती है कि जब हमारे साथ इन्फ्लेमेशन और थिकनिंग हो जाए इस कैप्सूल की तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसकी वजह से हमारे साथ जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है, जो रेंज ऑफ मोशन है अब शोल्डर जॉइंट की वो कम हो जाती है। कौन कौन सी दो मूवमेंट्स ज्यादातर कम होती है, तो उसमें हमारे साथ है एक्सटर्नल रोटेशन और प्लस एबडक्शन। जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है इन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इंसिडेंस ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को देखें तो हमारे साथ 3 to 5% होती है इन जनरल पॉपुलेशन, 10 to 20% हमारे साथ होती है इन डायबिटिक पॉपुलेशन। वुमेन हैव मोर चांस ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एज कंपेयर टू मेन। मिडिल एज एंड ओल्डर पर्सन 40 to 60 ईयर जो होती है हमारे साथ, उसमें हमारे साथ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यंग पर्सन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की हम बात करें तो हमारे साथ 4 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 को हम कहते हैं प्री फ्रीजिंग स्टेज। इसमें हमारे साथ जस्ट इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट स्टॉप हो जाती है या स्टिफनेस शुरू हो जाती है। इसकी टाइम हमारे साथ है 1 to 3 months। फिर हमारे साथ है स्टेज 2 जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग और पेनफुल स्टेज। ये हमारे साथ स्टार्ट होती है 3 to 9 months। फिर हमारे साथ है स्टेज 3 फ्रोजन और स्टिफनेस स्टेज। इसमें हमारे साथ पेन नहीं होती, लेकिन इसमें हमारे साथ पेन ज्यादा होती है। ये स्टार्ट होती है 4 to 12 months से। फिर हमारे साथ स्टेज 4 है जिसको हम कहते हैं थाविंग रिकवरी फेज, हमारे साथ होती है 12 to 42 months में। ये सेल्फ
रिकवर हो जाती है, लेकिन टाइम ज्यादा लेती है, इसलिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स को देखें तो उसमें हमारे साथ होती है लिमिटेशन ऑफ कैप्सूलर पैटर्न, एक्सटर्नल रोटेशन मार्कली रिस्ट्रिक्टेड। हमारे साथ जो एक्सटर्नल रोटेशंस है, मूवमेंट्स है शोल्डर जॉइंट की, वो मार्कली रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद एबडक्शन is moderately restricted. Flexion and internal rotation are somewhat limited. Restriction of most joint play movement, especially inferior glide जो हमारे साथ shoulder joint में होती है, वो हमारे साथ restricted होती है। हाँ, on palpation often report tenderness over the lateral brachial region. Indication of frozen shoulder हमारे साथ किस तरह indicate होगा? Difficulty reaching the hip pocket, जीभ से कुछ चीजें निकालना मुश्किल हो जाती है। Difficulty combing of hair, बालों को ठीक करना मुश्किल हो जाती है। Scratching the back, awakening at the night. Most seeking shoulder has lost 90 degree of एबडक्शन। जो ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर होती है उसमें 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन लॉस्ट होती है, 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, 60 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन एंड 45 डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन ये लास्ट होती है। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन को अगर हम देखें फ्रोजन शोल्डर में हमारे साथ एज को हम देखें तो हमारे साथ ज्यादातर होती है 40 to 60 ईयर्स। उसके बाद साइट ऑफ पेन, जहां पर ज्यादातर पेन होती है तो लेटरल ब्रेकियल रीजन और इंजर्शन ऑफ डेल्टाइड मसल जो हमारे साथ होती है डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी पर, उधर हमारे साथ ज्यादातर पेन होती है। या C5 C6 सेगमेंट ऑफ सर्वाइकल पे ज्यादातर तकलीफ होती है, पेन होती है। हाँ, उसके बाद नेचर ऑफ पेन को हम देखें तो हमारे साथ है कांस्टेंट डल्ट एक होती है। पेन इज फेल्ट ओनली ऑन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूविंग टू रेस्ट्रिक्टेड रेंज। जब हम रेस्ट्रिक्टेड रेंज में जाते हैं तो उधर हमारे साथ ज्यादातर पेन होती है। ऑनसेट ऑफ पेन को हम देखें तो हमारे साथ है वेरी ग्रेजुअल, ये हमारे साथ ग्रेजुअली हमारे साथ पेन शुरू हो जाती है एंड मे बी रिलेटेड विद माइनर ट्रोमा। ये बात लाजिमी याद रखना कि ये रिलेटेड होती है माइनर ट्रोमा के साथ। इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट या चेस्ट सर्जरी, पेसमेकर वगैरह हम लगा दे तो मूवमेंट्स हम कम करते हैं, तो इस इमोबिलाइजेशन की वजह से हमारे साथ डेवलप हो जाती है फ्रोजन शोल्डर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फ्रोजन शोल्डर को हम देखें तो DJD, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस इज रेयर एट शोल्डर जॉइंट। हमारे साथ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस हमारे साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है। उसके बाद रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो ज्यादातर होती है इन द स्मॉल जॉइंट, लेकिन हमारे साथ टाइम के साथ इन्वॉल्व करती है शोल्डर जॉइंट को भी। इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट हमारे साथ लीड करती है टुवर्ड फ्रोजन शोल्डर। इसके अलावा हमारे साथ है रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम, इसका पुराना नाम है, जिसमें हमारे साथ ज्यादातर होती है एक एक्सट्रीमिटी में पेन। द मोस्ट कॉमन इज द कोमॉर्बिड कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, 10 to 36% इंसिडेंट ज्यादा हो जाती है विद कोमॉर्बिड कंडीशन ऑफ डायबिटीज। उसके बाद हम केस प्रेजेंटेशन करते हैं। एक एक्चुअल पेशेंट की केस प्रेजेंटेशन है। उसका नाम था हमारे साथ मोहम्मद अफजल, उसका एज था हमारे साथ 65 ईयर्स, जेंडर मेल था, पेशावर से। उसका जो ऑक्यूपेशन थी वो शॉपकीपर था। उसके अलावा हमारे साथ ऑनसेट ऑफ पेन शुरू हो गया था 8 मंथ से। तो मैंने बात की थी कि हमारे साथ ग्रेजुअल ऑनसेट होती है पेन की। रीजंस फॉर कंसल्टेशन क्यों आया था तो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन द लेफ्ट शोल्डर जॉइंट। हाँ, ADLs हमारे साथ कंप्रोमाइज थे। उसके अलावा हमारे साथ जो कोमॉर्बिड कंडीशन थे, हाइपरटेंशन ज्यादा था, डायबिटीज भी ज्यादा थी। डे 1 OPD में जब हमारे साथ आया था तो 25 अप्रैल 2022 को, और सेकंड OPD हमारे साथ उसने ज्वाइन की थी 26 अप्रैल 2022। फॉलो अप हमने 5 डे सेशंस के बाद। अगर हम पेशेंट की सब्जेक्टिव असेसमेंट्स को देखें, डल एक एट लेफ्ट शोल्डर रीजन। इसके अलावा हमारे साथ है पेनफुल आर्म लिफ्टिंग एंड एक्टिविटीज, ADL डिस्टर्ब विद डिफिकल्टी इन हेयर कॉम्बिंग। इसके अलावा हैंड रीचिंग एंड पॉकेट हमारे साथ मुश्किल था। स्क्रैचिंग ऑफ बैक हमारे साथ मुश्किल थी। डिफिकल्टी चेंजिंग क्लॉथ एंड बाथिंग में मुश्किल था हमारे साथ। पेन ऑन स्लीपिंग एट अफेक्टेड साइट बट नॉट अवेकन। हम आते हैं टुवर्ड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ डेड पेशेंट। तो जनरल ऑब्जर्वेशन में हमने देखे तो अब्लिटरेटेड एक्सिलरी रिपोर्ट, जो एक्सिलरी रिपोर्ट खत्म हो गई थी। ये बात याद रखो कि हमारे साथ
जब भी फ्रोजन शोल्डर पेशेंट आते हैं तो इमोबिलाइजेशन की वजह से उसकी जो डेल्टाइड मसल्स है वो कम हो जाती है, इन टोन स्मॉल जॉइंट रह जाता है। पल्पेशन में टेंडरनेस ऑन द लेटरल ब्रेकियल रीजन ऑफ शोल्डर जॉइंट। रेंज ऑफ मोशन हमारे साथ जो रेस्ट्रिक्टेड थे, लेफ्ट शोल्डर पे फ्लेक्शन 20 डिग्री तक होती थी, जो एबडक्शन है वो 20 डिग्री थी, एक्सटर्नल रोटेशन काफी खत्म हो गई थी जो हमारे साथ थी 10 डिग्री तक। पेसिव रेंज ऑफ मोशन हमारे साथ जब हमने पेसिव रेंज ऑफ मोशन की तो उसमें कैप्सूलर इन फील्ड रेस्ट्रिक्शन होती थी एंड कैप्सूलर पैटर्न में। जॉइंट प्ले मूवमेंट हमने देखी तो हमारे साथ जॉइंट प्ले द इंटरनल स्पेस बिटवीन टू जॉइंट्स को हम कहते हैं जॉइंट प्ले रीजन या जॉइंट प्ले स्पेस। इंफीरियर ग्लाइड हमारे साथ मार्कली रिस्ट्रिक्ट की वजह से हमें पता चल जाता है कि एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड था ज्यादातर। मिनिमल मसल टेस्टिंग हमने की ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एंडक्शन, वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक थे, 5/5 थे। उसके बाद हमने की न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ डेड पेशेंट, जो हमारे साथ डर्माटोमल इसकी इंटैक्ट थी, मायोटोम्स भी इंटैक्ट थे। अपर लिम्ब टेस्ट हमारे साथ थे नेगेटिव। जो मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व, उसको हमने चेक की, हमने स्पेशल टेस्ट की उस पेशेंट पे, तो शोल्डर शख्स जो टेस्ट साइन था वो पॉजिटिव था। एटलीस्ट स्क्रैच टेस्ट हमारे साथ पॉजिटिव था ऑन डेट पेशेंट। अगर हम इस पेशेंट की डायग्नोसिस करें तो हमारे साथ ये था स्टेज 3 एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। आउटकम मेजर हमने की विजुअल एनालॉग स्केल पर, गोनोमीटर हमने यूज की फॉर द रेंज ऑफ मोशन को मालूम करने के लिए। तो डे फर्स्ट पे हमने मोडिलिटी लगा दी, माइक्रोवेव डायथर्मी फॉर 10 मिनट्स, 5 डेज को हमने कंटिन्यू कर दी। फिर हमने एक्सरसाइज करा दी, फिंगर वॉल एक्सरसाइज, पेंडुलम एक्सरसाइज, सर्कमडक्शन एक्सरसाइज, रीच फॉरवर्ड, टॉवल एक्सरसाइज उसको हमने दे दी। इनमें हमने होम प्लेन भी उसको दे दी। 3 सेट्स ऑफ 10 रिपीटिशन ऑफ above exercise 2 to 3 times a day। हाँ, ये हमारे साथ पेशेंट था जिसको हमने माइक्रोवेव डायथर्मी लगा दी, उस फॉरवर्ड रीचिंग एक्सरसाइज, और ये हमारे साथ था पेंडुलम एक्सरसाइज, और इनमें हमने ग्लाइड्स दे दी उस पेशेंट। ये सब हमारे साथ एक्सरसाइजेस है फॉर द फ्रोजन शोल्डर। फ्लेक्शन इंक्रीज करने के लिए हम स्टेक पे एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह हमारे साथ एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सरसाइज देते हैं। इसके अलावा हम एक्सटेंशन को सुपाइन पोजीशन में भी इंक्रीज करते हैं। ये हमारे साथ है इंटरनल रोटेशंस को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइजेस। शोल्डर जॉइंट की जो एबडक्शन है और एडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सरसाइजेस देते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो स्केपुलर एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस है तो उस पे हम शोल्डर श्रगिंग मूवमेंट्स करते हैं। ये पेक्टोरल स्ट्रेच हमारे साथ पेशेंट पे हम करते हैं, और इसी तरह हमारे साथ जो बाइसेप स्ट्रेच है वो भी हम पेशेंट्स को देते हैं शोल्डर जॉइंट एंड एडहेसिव कैप्सुलाइटिस पेशेंट्स को। हाँ, डे 2 पे उसकी मैनेजमेंट अगेन हमने उसको 10 मिनट्स तक माइक्रोवेव डायथर्मी लगा दी। उसके बाद मेटलेन मोबिलाइजेशन से ग्रेड 2 और ग्रेड 3 से 15 to 30 repetitions of each and 3 sets। ये 1 एक्सरसाइज थे उसको हमने कंटिन्यू रखी, और सेम टू सेम रिपीटिशन 3 सेट्स 10 रिपीटिशन। डे 3 ऑफ फ्रोजन शोल्डर को हम अगेन कंटिन्यू करते हैं माइक्रोवेव डायथर्मी के साथ, कंटिन्यूस प्रीवियस एक्सरसाइजेस एंड ग्लाइड्स के बाद हम ऐड करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग। 30 सेकंड होल्ड होती है इन ईच आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। हम वीक 1 के लिए देते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, उस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देते हैं फॉर द रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग मसल्स। बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द वीक 2, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम पेशेंट की कंडीशंस को देखें। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देते हैं, थेराबैंड एक्सरसाइज देते हैं, और लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ। हाँ, फ्रोजन शोल्डर में अगर हम प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग प्रोग्रेशन करते हैं, तो पुशअप पेशेंट पे करा देते हैं, रूप एंड पुल एक्सरसाइज, वेट बार हम उसको देते हैं, एक्सरसाइज बाल और पेंडुलम एक्सरसाइज हम उसको देखते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज एंड स्केपुलर मोबिलाइजेशन ऑफ डेड पेशेंट। तो ये हमारे साथ होती है स्ट्रेंथनिंग प्रोग्रेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स। मैनेजमेंट की हम बात करें तो हमारे साथ 2 तरह की मैनेजमेंट हम करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। एक हमारे साथ है कंजर्वेटिव और दूसरा हमारे साथ है सर्जिकल मैनेजमेंट। जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, एक्यूट फेज में हम करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2,
और क्रॉनिक स्टेज हमारे साथ होती है स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया और मेटलेन ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन हम उसको देते हैं। एक्यूट स्टेज मैनेजमेंट, स्टेज 1 में हम क्या देते हैं, पेन रिलीव करते हैं, पेन को कम कर देते हैं, मसल गार्डिंग रिडक्शन हम करते हैं। ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन करते हैं, इंफीरियर ग्लाइड सिर्फ देते हैं। मोडिलिटी को हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव डायथर्मी, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एंड टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वाइंड एंड पेंडुलम एक्सरसाइजेस। और लास्ट में हमारे साथ है पोस्चरल एजुकेशन। स्टेज 2 में हमारे साथ मिनिमाइज द कैप्सुलर एडहेशन बाय ग्लाइड्स, उसके बाद रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन विद पेशियो जाइंट ग्लाइड्स, एक्टिव एक्सरसाइज इन प्लेन ऑफ द स्केपुला और होम एक्सरसाइजेस उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जो क्रॉनिक स्टेज है स्टेज 3 एंड स्टेज 4, increase the extensibility of giant capsule, especially inferior aspects of capsule। उसमें हम अल्ट्रासाउंड पेशेंट को देते हैं, उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेशन विद थेराबेंट। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जाइंट मोबिलाइजेशन उसको हम देते हैं। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जाइंट मोबिलाइजेशन थी वो हम देते हैं इन स्टेज 1। स्टेज 2 में हम ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जाइंट मोबिलाइजेशन देते हैं। जाइंट मोबिलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन परफॉर्म्ड इन कंजंक्शन विद मूवमेंट एंड टेंडिंग टू इम्प्रूव। हम जाइंट मोबिलाइजेशन करते हैं विद मूवमेंट एंड टेंडेंट पोजीशन पर, तो हमारे साथ मोर इंप्रूवमेंट आती है। इंफीरियर ग्लाइड हम देते हैं ड्यूरिंग एबडक्शन। हम प्रैक्टिकली देखें तो कॉर्डल ग्लाइड्स जिसको हम कहते हैं डाउन ग्लाइड्स विद डिस्ट्रैक्शन, तो हमारे साथ इंप्रूवमेंट होती है ऑफ एबडक्शन। अगर हम देखें तो हमारे साथ कॉर्डल ग्लाइड देते हैं तो इंप्रूवमेंट होती है इन एबडक्शन। इसी तरह हम इसको प्रोग्रेस करते हैं टू 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन, तो हम आते हैं टुवर्ड 90 डिग्री और उसके बाद हम देते हैं कॉर्डल ग्लाइड। पोस्टीरियर ग्लाइड्स हम देते हैं टू इम्प्रूव फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। अगर हमारे साथ पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे होती है और हम पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं तो इससे इंक्रीज होती है फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। प्रोग्रेशन में अगर हम जाए तो हम उस पर थोड़ी बहुत एडक्शन भी इम्प्रूव करते हैं। इंटीरियर ग्लाइड्स हम देते हैं पेशेंट की जिससे हमारे साथ इम्प्रूव होती है इन एक्सटेंशन ऑफ द पेशेंट। इनमें हम देखते हैं एफिकेसी ऑफ मेटलेन मोबिलाइजेशन इन फ्रोजन शोल्डर जो हमारे साथ रेफरेंसेस में आती है। तो हमारे साथ जो मेटलेन मोबिलाइजेशन है ये हमारे साथ बेहतर होती है एज कंपेयर टू मोडिलिटीज, as compared to other exercises. Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel and share my videos.